ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति और कर्मरत रहिए और प्रयास कीजिए जितनी समाज के अंदर अपने से मदद हो सकती है मदद करने की। यह मेरा निजी यकीन है कि फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर और मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। देखिए, हमारे जो इतिहास की कक्षा चल रही है, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड हेतु का पाठ्यक्रम है ये, और अन्य भर्ती परीक्षाओं हेतु भी ये महत्वपूर्ण है। अजमेर के चौहान हम देख रहे थे। इसका पहला पार्ट, पहली कक्षा जो प्रारंभिक दौर है अजमेर के चौहानों का, उत्पत्ति क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम बात करते हैं कुछ आगे के जो शासक हैं। सबसे पहला शासक का नाम आता है अजयराज। क्या नाम आता है? अजयराज। अजयराज से संबंधित, अर्णोराज से संबंधित क्या कुछ प्रमुख बातें हैं, क्या कुछ सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इत्मीनान से सुनिए। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, सारी चीज़ें याद है जो हो जाएगी। अजयराज, समय इनका पूछते नहीं है वैसे आजकल, फिर भी ध्यान में रख लीजिएगा। 1105 से 1133 ईस्वी, इस समय अवधि तक अजयराज है जो शासन में रहता है। प्रमुख बातें जो परीक्षा में पूछी जाती है। 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना होती है। तो पूछ लिया जाए, और जिसका नाम क्या रखा था? अजय मेरू। पहले तो अजय मेरू, तो यूं ध्यान में रखिए 1113 ईस्वी के अंदर अजयराज क्या करता है? अजय मेरू की स्थापना करता है। और अजय मेरू क्या है साहब? अजय मेरू यानी कि अजमेर शहर की स्थापना करता है 1113 में, और इसको अपनी राजधानी है जो बनाता है। अजमेर को कौन? अजयराज। वहीं अजयराज ने महत्वपूर्ण काम क्या किया? जो गजनी का शासक था, ये जो गजनी के शासक था, ये नागौर पर अधिकार करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, लेकिन उसको अपनी सीमाओं में, अपने हद में रहने के लिए यह है जो अजयराज ने विवश किया। अजयराज की तूती है जो इतनी बोलती थी, मतलब इतना थोड़ा पावरफुल था, उसको रोक के रखा, भाई साहब इधर आने की आवश्यकता नहीं है तुझे, तू जहाँ पर है, तेरी जहाँ जितनी सीमा है वहीं रहे। इन्होंने यानी कि अजयराज ने अजय प्रिय नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, और जो इनकी पत्नी थी सोमलेखा या फिर सोमलवती, दोनों नाम मिलते हैं, सोमलेखा सोमलवती, ध्यान में रखना। इनकी पत्नी का नाम भी कई है जो मुद्राओं पे अंकित मिलता है हमें, कई मुद्राओं पे इसकी पत्नी का नाम भी मिलता है, जिसका नाम क्या? सोमलवती या सोमलेखा। ठीक है जी, यह थी अजयराज की जानकारी। इसके बाद आता है अर्णोराज। अजयराज के बाद कौन आता है? अर्णोराज, 1135 से 1155। अर्णोराज की उपाधियां देख लीजिए, यहां से सवाल है जो पूछा गया एक दो बार पहले। महाराजाधिराज, उपाधियों में बात करें तो महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, ये इसकी उपाधियां रही है अर्णोराज की। अजमेर में आना सागर, ये सवाल ध्यान में रखना। अजमेर में तो आना सागर और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया किसने? अर्णोराज ने। तो अजमेर में तो क्या? आना सागर। यह सवाल परीक्षा में पूछा गया। देखिए, धैर्य एक तरीके से बातचीत की तरह सुनेंगे इस चीज़ को तो याद हो जाएगी, और रट्टा मारने के चक्कर में रहेंगी तो चीज़ें हैं जो लंबे समय तक स्थायी नहीं रहेगी। फिर सोचोगे यार क्या था क्या था, पहला अक्षर बता दो फिर मैं बता दूंगा, ऐसे होता है। फिर अर्णोराज ने क्या? आना सागर का निर्माण करवाया जो कि अजमेर में ही है, और पुष्कर में किसका करवाया? वराह मंदिर का। पुष्कर में करवाते हैं किसका? वराह मंदिर का। कौन करवाता है? अर्णोराज करवाता है। वराह मंदिर का जीर्णोद्धार समर सिंह ने करवाया। बाद में निर्माण इन्होंने करवा दिया, और जीर्णोद्धार फिर बाद में थोड़ी स्थिति खराब हो गई, उसकी खंडर से हो गई, तो फिर उसका जीर्णोद्धार जब समर सिंह था उसने, समर सिंह ने करवाया। अजमेर में अर्णोराज ने शिव मंदिर भी बनवाया। अजमेर में शिव मंदिर भी बनवाया किसने? अर्णोराज ने। आना सागर और वराह मंदिर तो बनवाया ही, शिव मंदिर भी बनवाया यहाँ पर। इसके दरबार में, अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान थे, एक तो देवबोध और एक धर्मबोध। इन दोनों का नाम जरूर रखना, धर्म और देव, इतना ध्यान में रखना, धर्मबोध और देवबोध। ये अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान थे साहब। ये सवाल है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी तो सीधी सीधी वराह मंदिर वाली, आना सागर वाली, शिव मंदिर वाली याद रहने वाली चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगला,
इनकी हत्या यानी कि अर्णोराज की हत्या इनके पुत्र किसने की? जगदेव ने कर दी। तो जगदेव कहलाता है चौहानों का पितृहंता। परीक्षा में यह सवाल बहुत बार पूछा गया और यही यहाँ से सवाल है जो इंपॉर्टेंट बनता है। आना सागर वाना सागर सब याद रह जाएगा। चौहानों का पितृहंता कौन कहलाता है? जगदेव कहलाता है, जिसने अर्णोराज का काम तमाम है जो किया था। तो आप तो अर्णोराज को नहीं याद रखो तो भी ठीक है, लेकिन चौहानों का पितृहंता जगदेव साहब। ठीक है जी, ये हो जाता है अर्णोराज कंप्लीट। अच्छा लग रहा तो फिर लाइक शेयर करते रहा करें। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो साहब। डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, और वहाँ से नहीं करो तो प्ले स्टोर पर जाओ। आप प्ले स्टोर पर क्या करोगे? सर्च नवसृजन क्लासेज, और यही चैनल वाला लोगो आपको मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज सर्च करोगे, उसको इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन को। वहाँ पर मैं फ्री टेस्ट वगैरह भी डालता रहता हूँ, और कुछ पेड वगैरह चीज़ें आएगी वहाँ पर न्यूनतम शुल्क में, वो भी आपको पता लगती रहेगी। विग्रहराज चतुर्थ 58 से 63 इसका समय मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ, यहाँ से भी परीक्षा में कई बार सवाल आता है। उपनाम की बात करें तो बीसलदेव, विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसलदेव चौहान, ये ध्यान में रखना है, इसका उपनाम है विग्रहराज फोर्थ या बीसलदेव चौहान। ठीक है साहब, पहला सवाल यहीं से हो जाता है। उपाधि कई बार परीक्षा में पूछी गई है। कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट देता है। जयानक भट्ट द्वारा कवि बांधव की उपाधि दी जाती है बीसलदेव चौहान माने कि विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है साहब, यह सवाल परीक्षा में कई बार आता है कि बीसलदेव चौहान के काल को चौहानों का स्वर्ण युग है जो माना जाता है। परीक्षा में सवाल आ जाए चौहानों का स्वर्ण युग कहलाता है तो विग्रहराज चतुर्थ का काल या फिर बीसलदेव चौहान का समय जो है वो कहलाता है चौहानों का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग। ठीक है जी। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सवाल आ जाए दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था, तो साहब आप लिखोगे विग्रहराज चतुर्थ के विकल्प को टिक मारोगे। ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर भी देख रहे हैं वो तमाम अच्छे से इन बातों को सुन लीजिएगा। संस्कृत में ये फैक्ट जरूर आप ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, संस्कृत में जो हरिकेली नामक नाटक की रचना करने वाले कौन? विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, दरबारी कवियों में बात करें हम विग्रहराज चतुर्थ के बीसलदेव चौहान के दरबारी कवियों में, तो सोमदेव आ जाता है। और सोमदेव ने क्या लिखा? ललित विग्रहराज नाटक लिखा। ललित विग्रहराज नाटक की, और इसकी भाषा की मैं बात करूँ तो वो संस्कृत भाषा रही है। ध्यान में रखना, ललित विग्रहराज। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं साथी, एक तो हरिकेली नाटक, तो हरिकेली नाटक तो कौन लिखने वाले? विग्रहराज, यह बात समझ में आ गई। और ललित विग्रहराज, यहाँ पर विग्रहराज नाम आ गया तो आप विग्रहराज मत टिका देना। ललित विग्रहराज किसका है? सोमदेव का है। ठीक है जी। चलिए, अजमेर का जो संस्कृत विद्यालय था उसकी स्थापना की इन्होंने, या यूं कहें अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। बाद में इसी संस्कृत विद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, वो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो मस्जिद बनवा दी। तो आप जो 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है वो बनवाई हुई है। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा वो पूर्व में क्या था साहब? संस्कृत विद्यालय था जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया और 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो बनवा दिया। और ऐसी मान्यता है कि इसको 2.5 दिन में निर्माण किया गया था। इसका जो बाद में तोड़ ताड़ कर तो फिर है जो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने लगा साहब। इसकी जानकारी 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों में मिले 2 पाषाण अभिलेखों में मिलती है। अब आप कहीं बोलेंगे नहीं साहब ये तो पहले से मस्जिद थी, ये थी, तो इसकी जो जानकारी है कि पहले संस्कृत विद्यालय था, किससे प्राप्त होती है? 2.5 दिन के झोंपड़े की जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में मिले 2 पाषाण अभिलेख मिले, 2 पाषाण अभिलेख, उससे मिलती है साहब कि नहीं ये संस्कृत विद्यालय था पहले। बीसलपुर नगर की स्थापना करने वाला कौन? बीसलदेव, या फिर आप कह सकते हो विग्रहराज चतुर्थ। बीसलपुर नगर जो कि वर्तमान में कोटा में। बीसलपुर बांध का निर्माण भी करवाया इसने, बीसलपुर बांध का निर्माण। और एकादशी के दिन पशु वध पर है जो प्रतिबंध लगाया। कहा एकादशी के दिन, 11 के दिन साहब कोई भी है जो
पशुओं का वध नहीं करेगा, पशुओं को मारेगा नहीं साहब। ये प्रमुख तथ्य थे जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किससे संबंधित? विग्रहराज चतुर्थ समझे। उपनाम बिसलदेव चौहान हरिकेली नाटक की रचना करता है। सोमदेव दरबार में रहता है, जिसने ललित विग्रहराज लिखा, बिसलपुर नगर बसाया, बिसलपुर बांध की संस्कृत विद्यालय बनवाया, जिसको बाद में ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो बना दिया। ये सारी चीज़ें मैंने फटाफट आपको रिवाइज करवा दी। अब आते हैं साहब अजमेर के शासकों में प्रमुख जो नाम आता है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये परीक्षा में है, जो इसका डाटा भी बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या क्या डाटा है प्रमुख पूछा जाने वाला, वो तमाम चीज़ें आपको वैसे बहुत बार पढ़ लिया होगा आपने। अभी तक किसी भी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आपने पढ़ाई होगा। 3 बार परीक्षा दी तो 3 बार इसका जिक्र कहीं ना कहीं किसी गाइड से, किसी पुस्तक से, किसी अध्यापक से पढ़ाई होगा। तो एक तरीके से जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, इसी मूड के साथ आप मुझसे पढ़ा करें ताकि चीज़ें मस्तिष्क में स्थायित्व लेती रहे, न कि रटने के नाम पे। और साथ साथ में लिख रहे हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगी चीज़ें। चलिए, जन्म हो जाता है 1166 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान साहब का जन्म कब होता है? 1166 ईस्वी में। कहाँ पर? गुजरात की राजधानी अनिल पाटन में होता है साहब। गुजरात की राजधानी रही तत्कालीन समय में अनिल पाटन, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होता है 1166 में। पिताजी के नाम की बात आए तो पिताजी का नाम था सोमेश्वर और माताजी का नाम था कर्पूरी देवी। माता कर्पूरी देवी और पिता कौन? सोमेश्वर। चलिए, राज्याभिषेक की बात आए, कई बार परीक्षा में सवाल आया कि राज्याभिषेक किस उम्र में हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का? तो 11 साल की आयु में ही है जो राज्याभिषेक कर दिया गया था। लेकिन छोटे थे तो इनकी संरक्षिका कौन बनी? इनकी माता कर्पूरी देवी इनकी संरक्षिका है जो बनी थी साहब। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक, परीक्षा में सवाल आ जाए अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही अंतिम प्रतापी शासक था साहब। उपाधियों में 2 उपाधियाँ इनकी प्रसिद्ध रही है, एक तो राय पिथौरा और एक दल पुंगुल यानी कि विश्व विजेता। तो राय पिथौरा और दल पुंगुल किन की उपाधियाँ रही है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ठीक है साहब, राय पिथौरा और दल पुंगल। चलिए आगे बात, सर्वप्रथम क्या कुछ करना इन्होंने प्रारंभ किया? तो 1178 ईस्वी में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को और बंडानकों के विद्रोह का जो दमन किया, इन दोनों का जो दबाया, पहले तो इनका दमन किया इसने, किसने? चौहान साहब ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब ने। 1178 ईस्वी में चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया और बंडानकों के विद्रोह का जो दमन करते हैं साहब। तुमुल का युद्ध आ जाता है 1182 ईस्वी में। परीक्षा में ध्यान में रखना कि तुमुल का युद्ध कब हुआ? तो 1182 के अंदर होता है साहब। और पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक कौन? परमर्दी देव को पराजित किया। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक कौन? परमर्दी देव को है जो हराते हैं ये 1182 में। युद्ध तुमुल का युद्ध। यहाँ पर एक बात विशेष तौर से ध्यान रखने वाली है, क्या ये जो युद्ध हुआ था इसमें परमर्दी देव के 2 सेनापति थे या 2 इसके सिपाही थे, आला और उदल, ये वीर गति को प्राप्त हुए साहब। तो यहाँ से सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, आला और उदल किसके सेनापति थे? तो परमर्दी देव के सेनापति थे। किस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त किया? किस युद्ध में मारे गए? तो तुमुल के युद्ध में। किसके खिलाफ हो रहा था ये युद्ध? पृथ्वीराज चौहान के और महोबा के चंदेल शासक कौन? परमर्दी देव के बीच है जो हो रहा था। कैसे भी सवाल जो पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट, पत्नी का नाम जो विवाह हुआ था वो संयोगिता से, और संयोगिता कौन? जयचंद की पुत्री थी, जिसको स्वयंवर से उठाया और अजमेर लाए और विवाह कर लिया साहब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता से। 1186 से लेकर 1191 तक मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कई सारे युद्ध हुए। 1186 से लेकर 1191 के बीच मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच कई बार है जो युद्ध हुए, जिसमें गौरी है जो कई बार पराजित हुआ। गौरी को हमेशा लपेटा गया। अब देखिए साहब, अलग अलग काव्यों में, अलग अलग रचनाओं में गौरी को कि इतनी बार हारा, ये इतनी बार हारा। तो हमीर महाकाव्य जो है, हमीर महाकाव्य में इसको बताया कि ये 7 बार हारा। कितनी बार? हमीर महाकाव्य के अनुसार कि 7 बार हारा था गौरी।
पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार ये 8 बार हारा था। हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार हारा था गौरी, और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार कि 8 बार पराजित हुआ था गौरी पृथ्वीराज से गौरी। और पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कि 21 बार हुआ। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कहते हैं कि 21 बार हराया था गौरी को पृथ्वीराज ने। और प्रबंध चिंतामणि के अकॉर्डिंग 23 बार है जो पराजित करने का उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज जो प्रबंध चिंतामणि है इसके अकॉर्डिंग 23 बार है जो गौरी हारा था, ये उल्लेख मिलता है। 2 युद्ध होते हैं पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच प्रमुख रूप से, जिसका ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे और डिटेल उतनी वैसी है भी नहीं, अब आपके लिए नॉर्मल हो गई, इतनी बार इन युद्धों को देख लिया। तराइन का पहला युद्ध होता है, ये पूछा जाता है कब हुआ साहब, 1151 में। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। ठीक है साहब, इसमें पृथ्वीराज विजय है जो जीत जाता है और भागती हुई सेना को मतलब और पीछा नहीं करता है। ये थोड़ी सी ठीक बात नहीं बताते हैं विद्वान, अगर वहीं सल्टा देते काम तमाम करते दोबारा हिमाकत नहीं करता। लेकिन जो गौरी है फिर क्या करता, फिर जोश आता है कि अब की बार और चलेंगे, एक बार और प्रिया, अब की बार चौहान को हराएंगे। फिर क्या करता है साहब, 92 में वापस आ जाता है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, वही पृथ्वीराज तृतीय के और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन इस युद्ध में साहब परिणाम थोड़ा अलग होता है। मोहम्मद जो गौरी है ये विजय हो जाता है, छल कपट कैसे भी करो साहब, लेकिन मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में विजय हो जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जो सहायता करने वाले थे, ये इस फैक्ट को जरूर ध्यान में रखना। इस युद्ध में तराइन के, या सवाल आपसे पूछा जाए किस युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गौरी की सहायता की, तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर जो हेल्प की थी कन्नौज के इस शासक ने। चलो, पृथ्वीराज और मैं दरबारी कवियों की बात आऊँ तो एक जगह यह प्रसंग भी मिलता है जो आपने सुना होगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो मोहम्मद गौरी ने एक प्रतियोगिता रखी थी जिस पर गौरी जो ऊपर बैठा था, चंद्रबरदाई और इनको बंदी बना लिया था, ऐसा पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई कहता है। तो वहाँ से ये शब्द आंखें फोड़ दी गई थी पृथ्वीराज की, और शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर था। तो प्रतियोगिता रखी जिसमें यह कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताव ऊपर है सुल्तान मत चूके चौहान। फिर जो चौहान तीर चलाता है और गौरी का काम तमाम करता है, ऐसा प्रसंग भी है जो देखने को मिलता है। चलिए ये बात भी ध्यान में रख लेना। पृथ्वीराज तृतीय के ये एक संगीत प्रेमी था, जबरदस्त गुणी था, विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों की कद्र करने वाला था। तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जो कवि थे, विद्वान थे चंद्रबरदाई, तो पृथ्वीराज रासो वाले। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन? जयानक। तो चंद्रबरदाई, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़ और विश्वरूप आदि जो है विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में है जो होते थे साहब। तो ये थे अपने अजमेर के चौहान। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दें वीडियो को, लाइक करते नहीं आप भूल जाते हैं। सभी दोस्तों को शेयर भी किया करें, साझा भी किया करें। निःशुल्क रूप से यहाँ पर क्लासेस चल रही है, मेरा प्रयास कुछ अच्छा देने का और कुछ अच्छे तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाए। ये पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी है। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर आप नवसृजन क्लासेज नाम से सर्च करोगे तो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लो। वहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ और पेड कोर्स भी आएगा तो न्यूनतम शुल्क में आएगा। तो आप जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद, फिर मिलते हैं।